Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। आज मैं आपकी हिस्ट्री क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूं और कंटिन्यू करने के साथ साथ आज मैं आपके सामने हिस्ट्री को एक स्टोरी बना के एक ऐसे इंसान की कहानी आपके सामने लेके आया हूं जिस इंसान ने बहुत कुछ किया कंट्री के लिए, जिस इंसान ने एक्चुअली अपनी पूरी की पूरी जिंदगी कंट्री को दे दी, जिस इंसान ने बड़े होते ही और कुछ सोचा ही नहीं कंट्री और कंट्री के लोगों के अलावा, और उस इंसान की कहानी आज आपके सामने लेके आया हूं जिसने इतना कुछ किया कंट्री के लिए, लेकिन आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको सारे लीडर्स के बारे में पता होता है कि भाई गांधी जी ने क्या किया है, हमें पता होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, हमें पता होता है कि इन लीडर्स ने ये किया हुआ है, बट सुभाष चंद्र बोस की कोई बात नहीं करता है। जनरली पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा इनकी बातें भी होने लगी हैं, कुछ वेब सीरीज बनने लगी है जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को पता लगने लगा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्चुअल फैक्ट्स की जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और उन फैक्ट्स को हम एक स्टोरी लाइनअप देंगे जिससे आप सारी चीजें दिमाग में बैठा पाओ और कहानी हमेशा के लिए परमानेंटली, जैसे मैं बोलता हूं, याद रख पाओ। तो सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक ओडिशा में ये पैदा हुए थे। बचपन से ही बहुत ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टाइप के आदमी थे, अच्छी फैमिली से थे, अच्छी पैसे वाली फैमिली से थे। इनके फादर भी लॉयर हुआ करते थे और काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल फैमिली, ऐसे मान के चलो। इनको बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और ये विवेकानंद जी की फिलॉसफीज को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। विवेकानंद जी की फिलॉसफीज को फॉलो करने की वजह से इनके दिमाग में एक चीज बैठ चुकी थी कि अगर मुझे जिंदगी जीनी है तो मुझे अपने देश के लिए जीनी है, मुझे अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। ये दिमाग में इनकी फिलॉसफी एकदम क्लियर थी क्योंकि विवेकानंद जी को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। इनके फादर ने इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले स्कूलिंग जो थी वो इनको एक यूरोपियन, क्योंकि उस समय ब्रिटिश स्कूल चलते थे इंडिया के अंदर, यूरोपियन स्कूल से इनको पढ़ाई करवाई। उसमें काफी अच्छे नंबर से ये पास हुए। यूरोपियन स्कूल से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने 1913 में प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी, बट वहां पे भी इनके जो आइडियाज थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी बेसिकली वो ये थी कि सबको बराबर का अधिकार है और हमें अपने अधिकार आराम से नहीं मिलते हैं, हमें अपने अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर सामने वाला बदतमीजी दिखा रहा है तो हमारे अंदर दम होना चाहिए, बदतमीज बन के, होता है ना, तुम बदतमीज तो हम महाबदतमीज, उस फिलॉसफी में बिलीव करने वाले कि तुम बदतमीजी दोगे तो हम अपनी बदतमीजी दिखा के तुमसे अपना फ्रीडम छीन लेंगे, ऐसी आइडियोलॉजी रखते थे ये। इनको पसंद नहीं था कि ब्रिटिशर्स कोई भी इंडियंस के लिए खराब बोले या खराब करे। जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक टाइम ऐसा क्या होता है कि क्लास में बैठे हुए होते हैं, कोई बात हो जाती है तो प्रोफेसर जो होता है वो इंडियंस के लिए कुछ खराब बोल देता है, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। ये उठ के खड़े हो जाते हैं, उस प्रोफेसर से इनकी लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से इनको उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है, इनको कॉलेज छोड़ना पड़ता है। बट इनके फादर काफी ज्यादा इसी चीज पे बिलीव करते थे कि ये जॉब करे। इनकी फिलॉसफी ऐसी नहीं थी, इनको लगता था यार मुझे जॉब वॉब करनी ही नहीं है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया विवेकानंद जी को बहुत फॉलो करते थे। तो इनके अंदर ये पहले से दिमाग में बैठी हुई थी, बट क्योंकि फादर इनके चाहते थे ये जॉब करें, एक लाइफ बनाए, तो उन्होंने इनको बाहर भेज दिया लंदन में। उस समय इंडिया के अंदर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम होता था, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बाहर जाके आपको तैयारी करनी होती थी, पास होके आना होता था। इन्होंने बाहर जाके लंदन में तैयारी करी और इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ उसमें ऑल इंडिया 4th रैंक, समझ सकते हो, ऑल इंडिया 4th रैंक उस टाइम पे हासिल करी। उन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी, उसके बाद भी अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको लगा यार मैं सिविल सर्वेंट बनके भी किसका गुलाम हूं, ब्रिटिशर्स का गुलाम हूं, और किसको परेशान कर रहा हूं, अपने लोगों को परेशान कर रहा हूं जिनके लिए मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने देश और अपने लोगों के बारे में सोचा, आज आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो 5% से ज्यादा आपको जानते नहीं हो। इन्होंने सिविल सर्विसेज रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, नहीं करा। इन्होंने बोला मुझे अपने देश के लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, इंडियंस को परेशान करते थे, मारते थे। आप हमेशा से जानते हो ये चीजें कंटिन्यूअसली होती रहती थी। इन्होंने जैसे ही छोड़ा सिविल सर्विसेज, उसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने पॉलिटिकली एक्टिव होना शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखना स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं स्वराज। ये स्वराज एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो लोगों को ब्रिटिशर्स की चीजों के बारे में बताने लग गया। तो लोगों के अंदर भी ये सेम आइडियोलॉजी आने लग गई। जो जैसा इंसान होता है उसको जिस चीज के बारे में वो बताता है, सामने वाले के अंदर भी एक वैसे ही उत्साह जागता है। अगर मेरे अंदर पैट्रियटिज्म है और मैं कुछ आपको बोल रहा हूं तो आपके अंदर भी वो फीलिंग ऑटोमेटिकली, अगर कहीं भी दबी बैठी है तो आपके अंदर भी वो आने लग जाएगी, आपको भी लगेगा मैं भी करूंगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर देशभक्ति होती है। वो बात अलग है कि वो देशभक्ति उसके पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल चीजों के नीचे दब जाती है। तो यहां पे वही चीज होने लगी। जब ये स्वराज लिखने लगे तो बहुत ज्यादा इनको एक इन्फ्लुएंसर की तरह लोग देखने लगे।
न्यूज़पेपर लोगों के तक जाने लगा, लोग इन्फ्लुएंस होने लगे, इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी, बहुत फेम मिलने लग गया, बहुत फेमस होने लग गई, इनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि इन्होंने 1921 में स्वराज स्टार्ट किया था और 1923 के अंदर इनको इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, मतलब इनको एक यूथ का आइडल बना के देखने लगे लोग कि यार यही लीडर है जो कुछ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फेम, गजब का फेम मान लो। 1923 के अंदर इनको इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। बहुत ज्यादा लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो गए, लीडर भी लगे, बोलने लगे बंदे में दम है भाई साहब, बहुत फेमस, लोग इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे कांग्रेस के अंदर भी। इनको 1923 के अंदर इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। सारी चीजें याद रखना, स्टोरी के साथ साथ डेटा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैं कवर करा रहा हूं, चीजों को ध्यान रखना। स्वराज न्यूज़पेपर सुभाष चंद्र बोस जी लिखते थे और वो न्यूज़पेपर में अपनी आइडियोलॉजी क्लियर करते थे। इनकी आइडियोलॉजी क्लियर थी कि मुझे फ्रीडम छीन के लाना है, प्यार से नहीं देगा कोई इंसान मुझे फ्रीडम, इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। उसके बाद इनको इंडियन यूथ कांग्रेस का 1923 में एक प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद ये काफी जगह ऐसी चीजें करने लगे कि लोगों के अंदर भी सेम चीजें, सेम सोच बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ब्रिटिश सर्स ने इनको क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया कि भाई तुम भड़काते हो लोगों को हमारे खिलाफ, है लोग हमें आके गाली देके जाते हैं, तुम न्यूज़पेपर में गाली लिखते हो, वो हमको मुंह पे गाली दे जाते हैं हमारे ऑफिसर को, तो मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं जो तुम गाली न्यूज़पेपर में लिख रहे थे वही गाली वो देके गया। इसका मतलब गाली कॉमन हो गई, गाली कॉमन हो गई तो मतलब तुम ही हो ना। तो हर आदमी ऐसे मान के चलो ब्रिटिशर को सेम गाली देने लग गया जो ये न्यूज़पेपर में लिख रहे थे। तो अब ब्रिटिशर को लगा यार सेम गाली कौन लिख रहा है, तो देखा न्यूज़पेपर में भाई साहब बोस जी लिख रहे हैं, पकड़ो इनको। इसका मतलब हर आदमी को यही गाली पहुंचा रहे हैं जो हमें गाली देके जा रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इनको उठा लिया, इनको अरेस्ट कर लिया सुभाष चंद्र बोस जी को। जेल में इनको बीमारी वगैरह भी हुई थी, काफी बीमार हो गए थे, बट ठीक हो गए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये जेल से बाहर आ गए और 1927 के अंदर इनको कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। मतलब देख रहे हो आप राइस देख रहे हो बंदे का, एकदम से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसर, बहुत तगड़ी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी मान के चलो। 1927 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इनको बना दिया गया। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, इनकी काफी अच्छी दोस्ती होने लगी। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे कांग्रेस के अंदर आ चुके थे और काफी ज्यादा वो भी बढ़ रहे थे क्योंकि वो मोतीलाल नेहरू जी के बेटे थे और मोतीलाल नेहरू हमेशा से कांग्रेस में एक हेड की तरह वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे 1927 के आसपास जवाहरलाल नेहरू जी से इनकी दोस्ती हो जाती है कि भाई नया बंदा आया है, गजब बंदा है, काफी तगड़ा बंदा है, दोस्ती कर लेते हैं, अपना नया लड़का आया है, हम भी एक नए यूथ है। तो इनकी नई जो सोच थी वो दोनों की मैच करने लगी। इनकी सोच जो मैच करती थी वो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में, पुराने लेक्चर्स में समझाया हुआ है। इन दोनों की सोच एकदम क्लियर थी कि हमें फ्रीडम चाहिए। उस समय पे फ्रीडम मांगने के लिए दम चाहिए होता था और यहाँ पे फ्रीडम मांगने का दम बोस जी के अंदर था और साथ में जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर भी था। दोनों को जब साथ में मिले कि दोनों में दमदार हो गए, दोनों बैठ गए, दोनों ने कहा अब तो फ्रीडम चाहिए। उधर मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू के फादर, डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। ये नेहरू रिपोर्ट वाला टाइम आ गया, अगर आप याद करो, साइमन कमीशन 1928, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट। जब ब्रिटिशर्स ने बोला था, पुराने लेक्चर देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर दिए हुए हैं, देखना जरूर, तभी मजा आएगा, वरना सब भूल जाओगे। 1928 के अंदर जब साइमन कमीशन आया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा कि नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, जाओ रिपोर्ट बना लाओ और जितने भी पार्टी घूम रही है इधर उधर सबसे साइन करवा के ठप्पा लगवा के लाओ कि सब मान रहे हैं, तब हम भी मान लेंगे। तो आपको मैंने बताया था कैसे मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था, कैसे हिंदू सभा ने मना कर दिया था, सब चीजें हमने देखी थी, सबने रिजेक्ट कर दिया था। मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट इतना कुछ खास कर नहीं पाई और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने भी उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस रिपोर्ट का पहला पॉइंट लिखा था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है भैया ब्रिटिशर्स तुम यहीं बैठे रहो, हम तुम्हारे अंदर काम करते रहेंगे, लेकिन तुम कंट्रोल चलाओ, तुम हेड बन के बैठे रहो, हमें बस थोड़ी सी पावर दे दो, जो कि ये डायरेक्टली अगेंस्ट थे सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू की। भाई साहब ना 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 ना, हमें तो पूरा चाहिए फ्रीडम, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। अगर आपको याद होगा, मैंने सब समझाया हुआ है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, इन्होंने अपनी अलग पार्टी तैयार कर ली, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस भी थे, है ना। अब जब ये पार्टी तैयार हो गई तो यहाँ पे गांधी जी का रोल आ गया था। गांधी जी को देखा ये दो लड़के भाई साहब बहुत तेज है, ये दो लड़के आ गए हैं, ये दो लड़के कुछ आग लगा डालेंगे। गांधी जी बुलाते हैं, बेटा इधर आओ, आ जाओ, मुझे मिल गए मेरे हथियार, लेफ्ट और राइट हैंड आ गए, बुलाते हैं, देखो ऐसा करो, अभी एकदम फ्रीडम मत मांगो, है ना, अभी डोमिनियन की बात चल रही, फ्रीडम मांगो, कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रिटिशर्स वैसे बदतमीज होते हैं, मार मुर और देंगे, पीट देंगे फालतू के अंदर, आर्मी बहुत तगड़ी है उनके पास, 1 साल का टाइम देते हैं। तो याद होगा अगर आपको, तो गांधी जी ने 1 साल का टाइम दिया था और इन लोगों को बोला था अगर 1 साल तक ब्रिटिशर्स नहीं माने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गजब तरीके से लॉन्च कर देंगे और बेटा मैं आगे खड़ा हूंगा, ऐसा गांधी जी ने बोला था, तुम मेरे साथ खड़े हो ना। तो इन लोगों को भी लगा यार इतना बड़ा लीडर, गांधी जी उस समय बहुत वर्ल्ड फेमस लीडर थे, इतना बड़ा लीडर हमें सपोर्ट कर रहा है, मींस दैट हमारा भी आइडिया सही है, तो इनकी बात मान लेते हैं। इन्होंने इनकी बात मान ली थी। उस टाइम पे ये लोग जब अलग हो रहे थे तो इनको अलग होने से किसी तरीके से बचाया गया था कि नहीं भाई आप जुड़े रहो। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी यूरोप जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहे हैं, यूरोप जाते हैं और यूरोप जाके काफी लोगों से मिलते हैं। इनका बेसिक सा एम ये था कि लोगों की आइडियोलॉजी जानना, उसके बाद प्लानिंग करना। काफी इंटेलेक्चुअल दिमाग से काम करने वाले आदमी थे, सिर्फ गांधी जी और इनकी आइडियोलॉजी में फर्क था।
इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं था, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, आप जो सोचना चाहो सोचो, लेकिन आइडियोलॉजी अलग थी। गांधी जी ये बोलते थे कि भैया आराम से चीजें मिलेंगी, ये बोलते थे आराम से खाना नहीं मिलता, हमें तो छीनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सामने वाला इंसान हमें खाना देना नहीं चाहता। इन्होंने बोला था आराम से बैठे रहो, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, परेशान करोगे तो खाना देगा। इन्होंने बोला था परेशान करने से कुछ नहीं होता, छीन के लाओगे तो जल्दी खाना मिल जाएगा और भगा दो इनको। आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट, इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट यू कैन से दैट सेम ही थी। काफी अच्छे इंसान थे, इतनी जल्दी इतना राइज कोई नहीं कर सकता, इवन गांधी जी भी नहीं कर पाए थे। और कोई ना कोई इंसान अपने बारे में सोचता ही है, इन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने अपनी जवानी पूरी की पूरी देश के नाम कर दी। इन्होंने जाके जब यूरोप में गए, इन्होंने 1930 के अंदर लोगों से मिले, उस टाइम पे इन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल इन्होंने बुक लिखी थी, कि लंदन में बैन कर दी गई थी, इस बुक को बैन कर दिया था, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही फंडा था, भाई साहब गालियां ही गालियां गजब तरीके से ब्रिटिशर्स को। तो उसकी वजह से लोग पढ़ते थे, लोगों के मन में जो खराब है ब्रिटिशर्स के लिए चीजें, वो उस गाली में कन्वर्ट होकर मिक्स हो जाता था और नई गाली निकल के आ जाती थी। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल एक फंडा हो गया, बैन कर दी गई इनकी बुक द इंडियन स्ट्रगल। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद कंटिन्यू होती गई इनकी पॉपुलैरिटी, बहुत फेमस हो गए, लोग इनको मानने लग गए कि भाई साहब बंदे में दम है। और एक टाइम ऐसा आया 1938 के अंदर, इतना ज्यादा फेमस हो गए। एक चीज ध्यान रखना, जब कोई बहुत लड़का जल्दी फेमस होता है ना, तो जो पुराने अंकल लोग बैठे होते हैं वो जलने लग जाते हैं, उनको लगता है अरे भाई ये इतनी जल्दी फेमस कैसे हो गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा केस, तो उनकी जलने लग जाते हैं, वो परेशान होने लग जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे वही सेम चीज होने लग गई। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी बहुत जल्दी राइज कर गए, इतनी जल्दी कि 1938 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ। मैंने बताया था कांग्रेस प्रेसिडेंट, जब भी कांग्रेस होते थे एक प्रेसिडेंट बनाते थे, इकट्ठा ग्रुप बैठ जाता था, दिसंबर में चाय पानी पीता था, बिस्किट बिस्किट भी खा लेते थे। उस टाइम पे एक सेशन हुआ, हरिपुरा सेशन, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट। इसी टाइम पे एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, जिस प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, अगर आपको ध्यान होगा, क्योंकि अभी भी इनकी दोस्ती अच्छी चल रही है। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन बने थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के, कब? जब उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी, और सेशन हुआ था हरिपुरा सेशन। इसके बाद 1938 के सेशन में बहुत ज्यादा फेमस हुए, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे लोग इनसे। कांग्रेस के अंदर एक पूरा ग्रुप इनके सपोर्ट में था, और एक ग्रुप जो पुराने अंकल लोगों का ग्रुप था वो इनके अगेंस्ट में था। जिन अंकल लोगों के ग्रुप में सबसे आगे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को इनकी आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती थी, उनको लगता था यार ये लड़ने मिलने वाला आदमी हमारे बस का नहीं है, मैं नहीं संभाल पा रहा इसको। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस जी ने जिंदगी में किसी की रिस्पेक्ट की है सबसे ज्यादा दिल से, तो वो गांधी जी की ही की है। इसलिए वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अभी चाहे उनको कितनी भी परेशानी हुई हो, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा जो स्टेप उन्होंने उठाया वो करने से पहले। समझते हैं अभी आगे। उसके बाद 1939 की बात है, नेक्स्ट ईयर आया। अब सुभाष चंद्र बोस जी तो बहुत फेमस हो रखे थे, उनको लगा यार मैं एक बार और इलेक्शन लड़ लेता हूं, मैं करता हूं, मैं काफी अच्छा काम कर रहा हूं, लोग भी बोलते हैं नहीं आप अच्छा कर रहे हो, आप एक बार इलेक्शन और लड़ो। बट 1939 के अंदर ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन गांधी जी ने इनको सपोर्ट नहीं किया। गांधी जी ने ऑब्जेक्ट कर दिया। गांधी ने कहा ये बंदा दोबारा नहीं बनेगा प्रेसिडेंट, ये मैं मन से बोल रहा हूं, अगर ये दोबारा प्रेसिडेंट बन गया तो मेरी बेइज्जती मान लूंगा, मैं दिल पे ले लूंगा। मैं गांधी ने बोला दिल पे आ जाएगी बात, बता रहा हूं मैं। इलेक्शन हुए, गांधी जी ने अपना बंदा खड़ा किया, पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया भी एक अंकल टाइप के आदमी थे, काफी एजेड थे, इनको खड़ा कर दिया इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट। और गांधी जी का पूरा सपोर्ट इलेक्शन होता है धुआंधार, और सीतारमैया जी हार जाते हैं। गांधी जी का दिल टूट जाता है, दिल पे लग जाती है चोट। सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा प्रेसिडेंट बन जाते हैं, दोबारा जीत जाते हैं, गांधी जी का ईगो पे ले जाते हैं, क्लैश, एकदम गजब तरीके क्लैश होता है, बवाल वाली बात आ जाती है। इस समय क्या होता है, जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी को जिताया होता है, ऑब्वियस ही बात है वो उन्हीं की साइड होते हैं। जिन लोगों ने सीतारमैया जी को वोट दिया होता है वो गांधी जी के नाम पे दिया होता है। गांधी जी क्लियर बोल देते हैं मतलब इनकी हार मतलब मेरी हार, और मेरी हार तो मान लो अब क्या होगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं गुस्सा हो गया, बुरा मान गया मैं इस बात पे। क्या होता है, अब लोगों को भी लगता है जो गांधी जी के सपोर्ट में होते हैं, अरे यार गांधी जी बुरा मान गया मतलब गांधी जी का दिल दुखा दिया, यार ये तो गलत बात होती है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, आपस में भिड़ने लग गए। मतलब इस टाइम पे कांग्रेस स्प्लिट होने के कगार पे आ चुकी थी, टूटने के कगार पे आ चुकी थी, एकदम ब्रेक हो जाती। सुभाष चंद्र बोस जी ये देख रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं यार मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्यों आपस में भिड़ रहे हो, क्यों ऐसी चीजें कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, आपस में क्यों लड़ाई बड़ाई कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, चलो ठीक है, मुझे लग रहा था मैं काम करूंगा इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ लिया, आप लोगों के सपोर्ट से मैं जीत गया, बट आपको अगर लगता है तो मैं छोड़ देता हूं ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई इशू ही नहीं चाहिए कि आप आपस में लड़ो भिड़ो। एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा अपने बारे में सोचा ही नहीं यार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस। उन्होंने बोला आप लड़ो भिड़ो यार, अपना जो करना करो, मैं निकल लिया, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उनके कांग्रेस छोड़ते जो प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे कांग्रेस के, जैसे उन्होंने छोड़ा था याद रखना। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और अपना एक अलग ही ब्लॉक बनाया जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, एक अलग पार्टी बनाई 1940 के अंदर। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे ही कांग्रेस रिजाइन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 के त्रिपुरी सेशन वाला जो केस चला था, उसके बाद जो उनकी पार्टी बनी थी वो INA नहीं थी, याद रखना, वो फॉरवर्ड ब्लॉक थी। 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। उसके बाद 41 में ये जर्मनी चले जाते
जाते हैं, हिटलर से जाके मिलते हैं, काफी दोस्ती यारी हो जाती है, चीजों को पहचानते हैं, जानते हैं कि यार क्या चल रहा है। उस समय आपको बताया होगा जर्मनी और ब्रिटिश दोनों अगेंस्ट में एक दूसरे के लड़ रहे थे, इसलिए सीधा जर्मनी जाते हैं, बात करते हैं। काफी मैंने बताया अच्छी खासी पर्सनालिटी होती है, इन्फ्लुएंसर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो लोग भी इंप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है बंदा एकदम गजब का है। 1941 में हिटलर से जाके मिलते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, बात समझाते हैं कि यार ब्रिटिशर बहुत हमें परेशान कर रहे हैं, इनको छोड़ना मत, बहुत बादला, मैं साथ में हूं। उसके बाद 1943 जुलाई में सिंगापुर चले जाते हैं। एक बंदा रास बिहारी बोस, याद होगा ये पहले भी कई बार आया है, ये बंदा बहुत पुराना है और ये बहुत टाइम से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। रास बिहारी बोस की हेल्प से कि जुलाई 1943 में सिंगापुर चले जाते हैं और सिंगापुर जाके इनको INA मिलती है, इंडियन नेशनल आर्मी, और इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड ये संभाल लेते हैं और उस कमांड को संभालने के बाद बवाल मचा देते हैं। तो अभी हम एक स्टोरी की लाइनअप पे आ चुके हैं जहां 1943 में अब ये सिंगापुर जा चुके हैं। इनको सिंगापुर में INA बनी बनाई मिलती है, उसको आगे उठा के और बढ़ा के लेके ये जाते हैं। अब बनी बनाई कैसे मिलती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अभी तक हम समझ चुके हैं सिंगापुर जा चुके हैं, सिंगापुर पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा INA की बात कर लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियन जो होते थे वो लड़ाई करते थे, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में होते थे ब्रिटिशर्स की। उनमें से ही एक कैप्टन हुआ करते थे इनके, जिनका नाम था मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे। ये लड़ाई करते टाइम, जब इनकी लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई करते टाइम ये जापान से लड़ाई हो रही थी, इनको कैप्चर कर लिया गया। जापान ने एक वॉर में हरा दिया ब्रिटिश को, और इनके जो भी, जब भी हार जाते था ब्रिटिशर्स या कोई भी, तो उनके जो आर्मी वाले होते थे उनको कैप्चर कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, और उनको बोला जाता था प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो यहां पे ये कैप्टन मोहन सिंह बन गए प्रिजनर ऑफ वॉर, और इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। जितने भी आर्मी वालों को डाला गया सब कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर कंसीडर कर दिया गया। 1942 में इनको आइडिया आता है, ये जापान में जाके जापानीज लोगों से मिलते हैं, उनके आर्मी वालों से, कि ऐसा है, देखो हम मन से लड़ नहीं रहे थे, हमें भेजा था उन्होंने, हमारे दुश्मन भी वो हैं, तुम्हारे दुश्मन भी वो हैं, चलो मिलके, दोनों मिलके उनको सूद देते हैं। चल के सीधा बोला। सरदार जी वहां पहुंचे और सरदार जी ने जाके सीधा वहां पे जापानीज लोगों से बोला, जापानी आर्मी से बोला, ऐसा है, हम आपके साथ हैं, हम सब चीजें जानते हैं। जापानियों को भी लगा कि यार ये जो है ना, ये सरदार जी एकदम गजब के लग रहे हैं, वैसे ही फाइटर थे, और अब ये आ गए हैं और इनको इंडिया की सारी कंडीशन पता है, सारी ब्रिटिश की इंफॉर्मेशन जानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में थे, तो सारी चीजें इनको पता है, कैसे लड़ाई करते हैं, सारी टैक्टिक्स पता है, तो इनको अपने साथ ले लेते हैं इन सबको, और फिर इकट्ठा अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर। क्योंकि जापान जो था इस टाइम पे बर्मा वगैरह सब कब्जा चुका था, जापान का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस चल रहा था इस समय साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, बहुत कब्जा कर चुका था, इवन चाइना तक पहुंच गया था। मैंने आपको बताया भी है, चाइना में परेड करा दी थी भाई साहब जापान ने, काफी इंडिया के डोर पे खड़ा था, बस नॉक करने की देरी थी, अंदर सीधा एंट्री होने वाली थी। यहां पे मोहन सिंह जी के साथ ये लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद यहां पे INA की पहली डिवीजन बनती है 16,300 लोगों के साथ सितंबर 1942 में INA की पहली डिवीजन तैयार हो जाती है, और ये डिवीजन के अंदर 16,300 लोग होते हैं विद जापानी सपोर्ट। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इनके बीच में कंडीशन बन नहीं पाती है, जापान के जो आर्मी वाले होते हैं इनको ज्यादा कुछ इज्जत दे नहीं रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में काम चलता नहीं है और ये चीज आगे नहीं बढ़ पाती है। जो आइडिया ड्रॉप हो जाता है आपस साथ में ब्रिटिश के साथ अटैक करने का, मतलब यहाँ पे ये आइडिया जो है ये कहीं ना कहीं मोहन सिंह जी का है। जो फाउंडर की बात करेंगे वो INA में मोहन सिंह जी हैं, इन्होंने बनाया है INA को, और अभी ये INA कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है क्योंकि इनकी जापानीज के साथ सेटिंग बैठी नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी पहुंच चुके हैं सिंगापुर। INA इनको मिल रही है, INA जाके मिले, आर्मी वालों से मिले, जापान से जाके लोगों से मिले, और इनका इंटेलिजेंट मैंने आपको बताया है गजब का था। यहां पे हम आ जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के फेज नंबर 2। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने बोला बेटा खून निकाल लूंगा तभी आजादी मिलेगी, और ये आजादी ब्रिटिशर्स की बोल रही थी। अब हम बताएंगे तुमको कैसे कब्जा करा जाता है। ये जाके जापानियों से मिलते हैं और पूरा का पूरा कमांड संभाल लेते हैं सारे लोगों की INA की। ये बन जाते हैं हेड, और हेड बनने के बाद ये प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं और उसके हेडक्वार्टर बना देते हैं रंगून और सिंगापुर में। इंडियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इन्होंने तैयार की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, उसके हेडक्वार्टर तैयार करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अक्टूबर 1943 में ये तैयार कर देते हैं, जुलाई 1943 में ये आ जाते हैं और कुछ रेजिमेंट्स बनाते हैं, आर्मी टाइप का बना लेते हैं। रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट। आप देखो इंसान दिल से कितना प्यार करता है लोगों को। गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट। मनमुटाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी का फर्क है। वो भी गांधी जी को आइडियोलॉजी पसंद नहीं आ रही, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही वाज डूइंग द सेम थिंग, वो आराम से अपना काम कर रहे थे जो उन्हें करना था। वो किसी के बीच में टांग नहीं फंसा रहे थे, ना उनको किसी से प्रॉब्लम थी, इसलिए छोड़ के आ गए ना। अपने बारे में सोचते तो कभी नहीं छोड़ते, जीते हुए थे ना, कैसे निकाल देता कोई इनको। बट फिर भी इनको लगा कि आपस में क्यों भिड़ना है, टेंशन क्यों लेनी है।
इसके बाद बात करते हैं 1943 और 1943 में ये लोग तैयार हो जाते हैं। ये लोग जापानीज के साथ मिल के आप सोचते हैं अब ब्रिटिशर्स को मजा चखाया जाए और अटैक करने की सोचते हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे कोहिमा की तरफ अटैक करने की सोचते हैं। बट यहां पे एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, आईएनए के जितने भी लोग होते हैं ये जापानियों के साथ मिलके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाले पोर्शन में, कोहिमा वाले पोर्शन में अटैक करने की सोचते हैं और ब्रिटिशर्स को मारने की सोचते हैं। पर यहाँ पे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है अपनी सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ। वर्ल्ड वॉर 2 का अलग से लेसन आएगा, बहुत गजब का भाई साहब स्टोरी है सबकी। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटिशर्स को बहुत सपोर्ट मिल जाता है इस टाइम पे, और ये जब ये 1944 में अटैक करते हैं कोहिमा में, एक बैटल ऑफ कोहिमा होता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक बैटल मान लो उनमें से था। ये होता है अप्रैल 1944 में और इसमें काफी लोग मारे जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीते हुए डिक्लेयर होते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं अप्रैल 1944 में। इस बैटल को एक और नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है टेनिस कोर्ट बैटल। ये एक्चुअली कहा जाता है कि वहां का जो कमिश्नर थे उनके घर के टेनिस कोर्ट पे ये बैटल हुआ था। बहुत माराकाट मची थी भाई साहब गजब के। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हम देखेंगे, तो हम लेक्चर लेके आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के। वर्ल्ड वॉर 1 का आ चुका है, देखना शानदार था वो भी। वर्ल्ड वॉर 2 का और शानदार होगा क्योंकि इसमें और इंटरेस्ट है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो यहाँ पे टेनिस कोर्ट बैटल होता है जिसमें हारना पड़ता है, और जब हार जाओगे तो अब ब्रिटिशर से हारे हो। आईएनए पहले आईएनए जो थी वो ब्रिटिशर्स के लोग थे, इंडियंस ब्रिटिशर की तरफ से लड़ रहे थे ना। अब ब्रिटिशर्स ने उन्हीं लोगों को जापान की साइड से लड़ते हुए पकड़ा है, तो अब ये प्रेसिडेंट ऑफ वॉर बन चुके हैं, वो भी इनडायरेक्ट में था। अब ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं कि भाई साहब तुमने हमारे साथ गद्दारी की, तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरीके से आ चुके हैं, आईएनए वालों को अरेस्ट कर लिया है, इंडिया में लेके चले गए। इंडिया में ही है एक्चुअली, इंडिया में तो सारा पंगा हो रहा था। इन्होंने बोला अब सबको हम सजा देंगे, सबको पनिशमेंट देंगे। ये पनिशमेंट के अगेंस्ट में बवाल होने लग जाते हैं, इंडिया के अंदर म्यूटनी होने लग जाती है। यहां तक कि एक रॉयल इंडियन नेवी, उस समय नेवी का नाम रॉयल इंडियन नेवी होता था, वहां भयंकर म्यूटनी होती है। भयंकर जितने भी आर्मी वाले होते हैं, नेवी वाले होते हैं, रोड पे उतर जाते हैं, मारकाट मचा देते हैं। और लोग जब ये चीज देखते हैं कि आर्मी वाले म्यूटनी करने लग गए, क्यों करने लग गए आर्मी वाले रिपोर्ट, क्योंकि यहां पे आपने उन्हीं के साथियों को पनिशमेंट देने की बात करी है। और उनके साथियों को पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, क्योंकि जापान की तरफ से वो आपको अटैक कर रहे थे। आप इतना समझ में नहीं आ रहा कि आप टॉर्चर कर रहे हो उनको, तो वो अटैक करेंगे ही ना। आप तो टॉर्चर कर ही रहे हो, कंटिन्यूअसली इंडियन आर्मी को टॉर्चर कर रहे हो जो इंडियन आर्मी के अंदर है, जिसकी वजह से और आर्मी वाले भी सरक जाते हैं और म्यूटनी हो जाती है भयंकर तरीके से। और वो म्यूटनी की वजह से लोगों के अंदर का भी डर निकल जाता है, जो आम जनता होती है उसका भी डर निकल जाता है। उसको लगता है यार हमें कौन रोकता था, ये आर्मी वाले रोकते थे, खुद ही मारने में लगे, हाथ साफ कर लेते हैं। बहती गंगा में लोग भी हाथ साफ कर जाते हैं। ब्रिटिशर्स आर्मी वाला दिख रहा बाहर खड़ा हुआ, पीछे जाके एक टपली मार के जाते हैं उसके सर के नीचे और कहते हैं बेटा अब कुछ करके दिखा, क्योंकि तू किसके साथ किसके सपोर्ट पे करेगा, तेरे साथ तो आर्मी वाले खड़े, वही हमारे साथ है। डर निकल जाता है लोगों का। मतलब यहां से ऐसा कहा जाता है कि अब ब्रिटिशर्स का खेल खत्म हो चुका है। जब ये रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी होती है, इसके बाद जब ये लोग अरेस्ट करके ले जाते हैं आईएनए वालों को, तो अब ये लोग कहने लग जाते हैं कि ब्रिटिशर्स का खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि इस टाइम तक कांग्रेस बहुत पावर में आ चुकी होती है और कांग्रेस के आगे आने वाले इलेक्शंस बहुत तगड़े होने वाले होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर का डर निकल जाता है। कांग्रेस पावर में आ चुकी होती है और यहां पे 1944 के अराउंड 45 के अराउंड ये चीज क्लियर हो जाती है कि ब्रिटिशर्स में अब दम बचा नहीं है। और ब्रिटिश के अंदर भी अगर मैं बात करूं, वहां कुछ इलेक्शंस वगैरह होते हैं और इलेक्शन में वहां का एक बहुत ही फेमस बंदा विंस्टन चर्चिल इलेक्शन हार जाता है। चर्चिल जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 लोग कहते हैं ब्रिटिश जीती थी, वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, चर्चिल की वजह से हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करेंगे। चर्चिल की वजह से वो बेचारा वहां पे इलेक्शन हार जाता है। क्यों हार जाता है उसकी बात भी करेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वहां पे एक नॉर्मल सी लेबर पार्टी के लोग इलेक्शन जीत जाते हैं ब्रिटेन के अंदर, और लेबर पार्टी के लोग जब जीत जाते हैं तो वो इंडियंस के थ्रू इंडियन के लिए सिंपैथी रखते हैं, उनको लगता है मत करो परेशान। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फेज आ जाता है जो इंडियंस के लिए थोड़ा सा स्मूथ होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें आगे चल के इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो उसकी बात हम करेंगे सेपरेट लेक्चर के अंदर। आज हम बोस जी की बात करने वाले थे। इसके बाद जब ये बैटल होता है, काफी लोग अरेस्ट हो जाते हैं, बोस जी कहीं जाते हैं, उसके बाद क्या होता है नोबडी नोज। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है क्योंकि उस चीज पे कभी कोई रिजल्ट आया नहीं है, ना कोई कुछ बोलता है, ना कुछ क्लियर है, बट जो भी है वो अनक्लियर है। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट, नीदर वी शुड। तो आज हम यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं बोस जी का। आप इतना मान के चलो ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत कुछ किया है, बस पॉइंट ये है कि ये किसी भी नोट पे आपको दिखेंगे नहीं, जो कि मुझे लगता है दिखना चाहिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक और चीज ईपीएफओ का जो हमारा बैच चल रहा था, अब हम बैच 2 लॉन्च कर रहे हैं। उसके एडमिशन ईपीओएफओ बैच 2, बैच 1 के अंदर हमने कुछ सीट्स रखी थी 1200, इस बार हमने ईपीएफओ बैच 2 के अंदर 1500 सीट रखी, 1500, और उसके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, कल से, और उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 2 दिन बाद से। 2 दिन तक ऑलमोस्ट सारी सीट्स हमारी फिल हो जाएंगी। फीस एकदम वही है, 3000 रुपए फीस है, पूरा का पूरा आप एडमिशन ले सकते हो, सारा कोर्स कराया जाएगा ईपीएफओ का। मंडे से एडमिशन स्टार्ट होंगे, मतलब आज संडे है, कल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। यूपीएससी ईपीएफओ पहला बैच के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, नए बैच में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। 3000 रुपए फीस है, और सिविल सर्विसेज का बैच अगस्त के अंदर आ जाएगा, उसकी फीस भी बहुत कम होगी। एसएससी सीजीएल वगैरह का बैच भी अगस्त के अंदर आ जाएगा। सारे बैचेस लॉन्च कर देंगे, बस आप लोग तैयारी करने का दम रखो, हम लोग आपके साथ है। फीस इतनी कम होगी कि
आपको टेंशन ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ अंदर एक आग रखना कि निकालना है तो निकालना है, और हम लोग आपके साथ हैं। जैसे मैंने आपको बोला है, कभी भी कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, कंफ्यूजन कभी दिमाग में रखना मत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ऐश करो और कॉन्फिडेंस बना के रखो। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे, जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.